नमस्ते। देखिए, हर जमीन की ना अपनी एक कहानी होती है जो उसकी मिट्टी की परतों में कहीं दबी होती है। आज हम ठीक वैसी ही एक कहानी की बात करने वाले हैं, उस जगह की जिसे आज हम झारखंड कहते हैं। और इसका इतिहास, अरे वो तो इसके नाम से भी कहीं कहीं ज्यादा पुराना है। अब ये जो नाम है झारखंड, मतलब जंगलों की भूमि, ये तो हमें 13वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। पर मजे की बात ये है कि सदियों पहले पुराने ग्रंथों में इस इलाके को एकदम अलग-अलग नामों से जाना जाता था, और हर नाम वो अपने आप में एक पूरे युग की कहानी समेटे हुए है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग दौर और साम्राज्यों ने इस जमीन को अपनी पहचान दी और इसके इतने सारे नाम कैसे पड़ गए। ये देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में से पुंड कहा गया, तो मुगल काल में खोखरा। अब ये सिर्फ नाम नहीं है ना, ये तो इतिहास के वो निशान हैं जो हमें बताते हैं कि समय के साथ साथ इस पूरे इलाके को कैसे देखा गया, कैसे समझा गया। हाँ, इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, इसके लिए कुछ बहुत ही मजेदार तरकीबें हैं। जैसे महान रणनीतिकार कौटिल्य को तो जानते ही हैं, बस उनकी कूटनीति को याद रखिए और आपको उनका दिया नाम कुकुट भी फटाक से याद आ जाएगा। या फिर मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में सोचते हैं, बस एक मजेदार लाइन याद रखिए, जहां गिरा वहां खोखरा हो गया, मतलब एक खरोच लग गई। बस इसी से याद रह जाएगा कि तुजो के जहांगीरी में इस जगह को खोखरा कहा गया था। सिंपल। और मजे की बात यह है कि ये ट्रिक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। जैसे यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इस इलाके को मुंडल कहा था। अब इसे कैसे याद रखें? बस सोचिए कि कोई इंग्लिश में पूछ रहा है, टेल मी मुंडाला, हो गया याद। तो ये तो हुई किताबों की बातें, लेकिन असली इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता है ना। झारखंड का सच्चा अतीत तो इसकी मिट्टी में ही दफन है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने परत दर परत खोदकर निकाला है। जैसे कि ये देखिए, लोहरदगा में ये जो कांसे का प्याला मिला है ना, ये सिर्फ एक प्याला नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के लोग बहुत पहले से ही मेटल वर्क में कितने माहिर थे और उनका व्यापार दूर दूर के इलाकों तक फैला हुआ था। फिर चलिए बेनीसागर, यहाँ 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये इलाका सिर्फ व्यापार का सेंटर नहीं था, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का भी एक बहुत बड़ा गढ़ था। और फिर जब चाईबासा में इंडो-सीरियन सिक्के मिलते हैं, तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये सारी खोजें एक ही बात साबित करती हैं कि प्राचीन झारखंड कोई अलग थलग जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इलाका था जो पूरे सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। अब ये देखिए, दूध पानी में मिला 8वीं सदी का ये शिलालेख, ये एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ खुदाई में मिले सुरागों से आगे ले जाकर सीधे सीधे लिखित इतिहास की दुनिया में ले आता है। यहीं से शुरू होती है उन राजवंशों की कहानी जिन्होंने इस जमीन पर राज किया। तो इन सारी खोजों ने एक तरह से उन बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए स्टेज तैयार कर दिया जो यहाँ उभरने वाले थे। तो अब हम उन्हीं शुरुआती शासकों की विरासत पर नजर डालेंगे, जिन्होंने इस जमीन की किस्मत को गढ़ा। देखिए, इस इलाके में एक ऑर्गेनाइज्ड राज्य बनाने की शुरुआत मुंडाओं ने की थी। रिसा मुंडा ने इसकी नींव रखी और फिर सुतिया पाहन को इसका पहला शासक बनाया। और बस यहीं से इस क्षेत्र में शासन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। मुंडाओं के बाद सत्ता आई नागवंशी राजवंश के हाथ में, और इनका शासनकाल इतना इतना लंबा था कि उनकी राजधानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। सोचिए, सुतियाम्बे से शुरू हुआ ये सफर रातूगढ़ तक पहुंचा। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कैसे लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसी दौरान पश्चिम में चेरो राजवंश उभर रहा था, और उनके एक राजा थे मेदिनी राय, जिनके शासनकाल को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अब सवाल ये है क्यों? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि एक महान राज्य की असली नींव खेती, व्यापार और सबसे जरूरी अपनी प्रजा के लिए इंसाफ पर टिकी होती है। और इंसाफ के लिए उनकी इसी लगन ने उन्हें न्यायसी राजा का खिताब दिलाया, द जस्ट किंग। ये एक ऐसा सम्मान था जो हमेशा के लिए उनकी विरासत का हिस्सा बन गया। लेकिन लोकल शासन और खुशहाली का ये दौर हमेशा चलने वाला नहीं था। बहुत जल्द बाहरी ताकतों का दबाव बढ़ने लगा, और यहीं से संघर्ष और विरोध का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अब हो ये रहा था कि पावर का बैलेंस बदल रहा था। दुर्जन साल जैसे नागवंशी राजा,
जो कभी आज़ाद हुआ करते थे, अब उन्हें जहांगीर जैसे मुगल सम्राटों को टैक्स देना पड़ रहा था। और फिर जब अंग्रेज आए तो ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों के राज में शोषण की तो जैसे हद ही हो गई। जमीनें छीनी जा रही थीं, लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, और इसने लोगों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां लड़ने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। यहीं से उन महान आदिवासी विद्रोहों की नींव पड़ी। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो इस इलाके के इतिहास का अगला चैप्टर तय करेगा कि जब शोषण सारी हदें पार कर जाता है तो आखिर इतिहास क्या मोड़ लेता है। क्या होता है जब एक पूरी कौम, जिसे दीवार से लगा दिया गया हो, अपनी किस्मत को वापस अपने हाथों में लेने का फैसला कर लेती है।